हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों फर्स्ट नंबर की बात करें तो दूरसंचार नियामक ने 5G स्पेक्ट्रम की कीमतों पर उद्योग की आलोचना को खारिज कर दिया है। दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष PD वाघेला ने दरों को उचित करार देते हुए कहा कि वे स्पेक्ट्रम की मात्रा, बाजार में प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता सहित विभिन्न कारणों पर विचार करने के बाद तय किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वाघेला ने निजी उद्यमों को सरकार से सीधे 5G स्पेक्ट्रम प्राप्त करने और अपने स्वयं के कैप्टिव नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिशों का भी बचाव किया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि इससे स्पेक्ट्रम का बेहतर उपयोग होगा, यह कहते हुए कि उद्योग 4.0 और उसके बाद की आर्थिक वृद्धि के आसपास की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्राई को कुछ भी करता है वह बहुत ही पेशेवर तरीके से करता है। दोस्तों हमने बिना कोई कारण बताए किसी भी विचार को खारिज नहीं किया है। कैप्टिव नेटवर्क पर ट्राई के सुझाव वैश्विक मानदंडों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि क्योंकि कई देशों ने निजी उद्यमों को बैंडविड्थ दी है। दोस्तों ट्राई के चेयरमैन ने कहा कई कारण काम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों वैश्विक बेंचमार्क को स्पेक्ट्रम की कीमत तय करते समय एकमात्र कारक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में मूल्य प्रति मेगाहर्ट्ज के खिलाफ बेंच मार्किंग भी सही तरीका नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि क्योंकि यह स्पेक्ट्रम की मात्रा, बाजार में प्रतिस्पर्धा, प्रति उपयोगकर्ता औसत, राजस्व, ARPU के स्तर, लाभप्रदता आदि जैसे कारणों की अनदेखी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गलत अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों हमें देश के आकार, GDP अनुमानों पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि वाघेला की प्रतिक्रिया उन दिन आई जब दूरसंचार उद्योग निकाय COAI, जो सभी 3 निजी दूरसंचार ऑपरेटरों भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो का प्रतिनिधित्व करता है, और दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने ट्राई की सिफारिशों को बेहद निराशाजनक करार दिया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम की कीमतों में केवल 40% की कटौती की थी, जो वैश्विक मानदंडों के अनुरूप उद्योग की 90% कटौती की मांग से बहुत कम थी। दोस्तों आपको बता दें कि दिन के दौरान भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। दोस्तों बैठक की सामग्री का तुरंत पता नहीं चल सका। कंसल्टेंसी EY में ग्लोबल TMT इमर्जिंग मार्केट लीडर प्रशांत सिंघल ने कहा कि C बैंड 5G स्पेक्ट्रम 3.3 से लेकर 3.67 गीगाहर्ट्ज का सुझाया गया आरक्षित मूल्य 36% की कमी के बावजूद 317 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जर्मनी, UK और दक्षिण कोरिया में समान एयरवेव के क्रमशः $16 मिलियन प्रति मेगाहर्ट्ज से $11 मिलियन प्रति मेगाहर्ट्ज और $10 मिलियन प्रति मेगाहर्ट्ज मूल्य से कई गुना अधिक है। हालांकि दोस्तों वाघेल ने कहा कि ट्राई की सिफारिशें विभिन्न मॉडलों के परिणामों के मूल्यांकन से प्राप्त एक उचित मूल्यांकन प्रस्तुत करती है, दोस्तों जिसकी वास्तविक दुनिया में प्राप्ति की अच्छी संभावना है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग केवल उन्हीं बैंडों में की जा सकती है जिनके लिए भारत के लिए पर्याप्त बाजार डेटा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि COAI ने तर्क दिया है कि 5G स्पेक्ट्रम की कीमत 30 साल के लिए आवंटित होने पर 1.5 गुना बढ़ाना दूरसंचार सुधार पैकेज की भावना के खिलाफ है। दोस्तों उद्योग निकाय ने कहा अगर कोई 3.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की अखिल भारतीय कीमत को देखता है तो हम प्रभावी रूप से बिना किसी बदलाव के वर्ग में वापस आ जाते हैं। दोस्तों नियामक की सिफारिशें प्रभावी रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसले को रद्द कर देती है।
दोस्तों आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल करने के लिए 2021 के दूरसंचार राहत पैकेज में यह कहा। वाघेला ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिफारिश वास्तव में सरकार की नीति के अनुरूप थी। दोस्तों आपको बता दें कि हम समय सीमा का पालन कर रहे हैं कि नीलामी 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम देने के लिए आयोजित की जाती है और दोस्तों फिर उन एयरवेव को नवीनीकृत करने के लिए नीलामी होती है। दोस्तों अब जब समय सीमा 20 से 30 साल तक बढ़ जाती है तो हमें उन एयरवेव के मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको बता दें कि 30 साल के लिए उन्होंने कहा कि नियामक ने जिस फ्लेक्सी भुगतान विकल्प की सिफारिश की थी वह ऑपरेटरों पर किसी भी वित्तीय बोझ को कम करेगा और दोस्तों दूरसंचार क्षेत्र के शीघ्रकालीन विकास और स्थिरता की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्राई के सिफारिशों के अनुसार वाहकों को 2 भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों एक सफल बोलीदाता अंतिम कीमत की घोषणा के 10 दिनों के भीतर या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से बोली राशि का भुगतान कर सकता है। दोस्तों आंशिक अग्रिम भुगतान के मामले में स्थगन के बाद शेष अवधि में समान वार्षिक किस्तों में शेष राशि के भुगतान के साथ वर्षों की आनुपातिक संख्या की मोहलत की पेशकश की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे विकल्प के तहत वाहक बोली राशि की 30 समान वार्षिक किस्तों का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहली किस्त का भुगतान अंतिम मूल्य की घोषणा के 10 दिनों के भीतर किया जाना है। दोस्तों नियामक ने कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क लाइसेंस धारकों के लिए निर्धारित स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन की भी सिफारिश की है। दोस्तों इसने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को इन लाइसेंस धारकों को स्पेक्ट्रम पट्टे पर देने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों मोबाइल फोन ऑपरेटरों ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया है। दोस्तों दूरसंचार कंपनियां नेटवर्क रोल आउट में लाखों करोड़ रुपए का निवेश करेगी और आगे बढ़ेगी। दोस्तों उद्योग के कुल राजस्व का 30 से 40% उद्यम सेवाओं का है। निजी नेटवर्क एक बार फिर दूरसंचार उद्योग को नेटवर्क में निवेश करने और उच्च लेवी और करों का भुगतान जारी करने के लिए हस्तोत्साहित करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि COAI ने कहा है कि निजी नेटवर्क के औचित्य की व्याख्या करते हुए वाघेला ने कहा कि एक स्टेट अलोन गैर सार्वजनिक नेटवर्क में सभी नेटवर्क फंक्शन परिभाषित परिसर उदाहरण के लिए एक कारखाना के तार्किक परिधि के अंदर स्थित है और यह सार्वजनिक नेटवर्क से अलग है। दोस्तों आपको बता दें कि यह एक वैश्विक प्रथा है। ये स्टेट अलोन गैर सार्वजनिक नेटवर्क कई कारणों से वांछनीय हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से कुछ में उच्च गुणवत्ता वाली सेवा आवश्यकताएं, उच्च सुरक्षा आवश्यकताएं हैं जो दोस्तों समर्पित सुरक्षा क्रेडेंशियल्स द्वारा पूरी की जाती है। दोस्तों उन्हें अन्य नेटवर्क से अलगाव की आवश्यकता होती है, जैसे कि सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क में खराबी के खिलाफ सुरक्षा का एक रूप। इसके अलावा प्रदर्शन, सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा के कारणों के लिए अलगाव वांछनीय हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि नियामक ने कहा स्पेक्ट्रम कैंप को युक्तिसंगत बनाने पर वाघेला ने कहा कि सब 1 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए संयुक्त सीमा को 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों 600 मेगाहर्ट्ज बैंड को शामिल करने के कारण अब स्पेक्ट्रम की उपलब्धता बढ़ गई है। दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड और 24.25 से 28.5 गीगाहर्ट्ज रेंज में खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और स्पेक्ट्रम की बिक्री को अधिकतम करने के लिए 40% सीमा निर्धारित की गई है। दोस्तों वाघेला ने कहा कि चूंकि नीलामी सभी के लिए खुली है, इसलिए उपग्रह कंपनियां और प्रौद्योगिकी कंपनियां जिनके पास लाइसेंस नहीं है वे भी ऐसा कर सकती हैं और नीलामी के बाद लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों वाघेला ने कहा हमने व्यापार करने में आसानी और भुगतान में आसानी के लिए कदमों की सिफारिश की है। दोस्तों हर किसी को इसे एक अवसर समझना चाहिए और भाग लेना चाहिए।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।